जरा सोचो, जब एक शरीर के अंदर दो आदमियों को फिट कर दिया जाए, दूसरा आदमी जो बना है एक रोबोट का पर इंसानों की तरह ही सोच सके। इस तरह का एक्सपेरिमेंट बहुत अनोखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल आगे से, जब सब कुछ बदल चुका है। रोबोट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सड़क पे चलने वाली कार से लेकर घर में काम करने वाली बाई तक का काम सभी रोबोट कर रहे हैं। इसी दौरान हम ग्रे को देखते हैं। उसे रोबोट से ज्यादा हाथों से काम करना अच्छा लगता है। उसका मानना है जो काम इंसान कर सकते हैं वो ये रोबोट कभी नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा घर पे रह के गाड़ियों की मरम्मत करता रहता है। आज वो काफी शानदार कार की रिपेयर कर रहा था। ये कार आयरन नाम के आदमी ने उसे ठीक करने को दी थी। रिपेयर का काम खत्म होते ही वो घर से बाहर आ गया। आशा, उसकी वाइफ, जो रोज की तरह काम पे से घर को वापस आ रही थी, उसकी जिंदगी ग्रे से बिल्कुल उल्ट चलती है। वो रोबोटों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना चुकी है। कारा नाम की रोबोट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कार को चलाने से लेकर घर का सारा काम करती है। आशा एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करती है, जहाँ पे घायल फौजियों के लिए रोबोटिक हाथ पैर बनाए जाते थे। आशा कार से बाहर आके ग्रे से बातें करती हुई घर के अंदर आ गई। ग्रे ने बताया कि वो रिपेयर की हुई कार को आयरन को देने जा रहा है। क्या वो भी उसके साथ चलना चाहेगी ताकि दोनों उसकी इलेक्ट्रॉनिक कार से वापस आ सकें। आशा ग्रे की बात मान गई। दोनों शहर से काफी दूर समुद्र के किनारे चट्टानों के पास आ गए। दरअसल आयरन इसी चट्टानों के नीचे रहता है। वो बैसल कंप्यूटर कंपनी का मालिक है, जो शहर को आधुनिक चीजें देने में माहिर था, जैसे कि बनावटी बादल बनाना, इंसानी शरीर में ट्रैकिंग वाली चिप फिट करना। उसका काम काफी हाई लेवल का होता है। आज आयरन ने एक चिप बनाई थी जिसे वो दिमाग कह के बुला रहा था। उसने चिप को नाम भी दिया। ग्रे को आयरन की बनाई हुई चीजें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वो उसे उसकी कार देकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार से घर वापस आने लगा। कुछ समय बाद कार बहुत तेजी से चलने लगी। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। कारा उसे घर से बहुत दूर न्यू कॉन ले आई। आशा के पूछने पर कारा ने कहा कि कार में कोई खराबी आ गई है। भलाई इसी में है कि दोनों सीट बेल्ट बांध ले। ज्यादा रफ्तार चलने की वजह से छोटे छोटे झोपड़ी वाले घरों के पास आकर कार पलट गई। कार के पलटते ही हमने कुछ आदमियों को देखा। वो मुंह पे मास्क पहने हुए इन दोनों के पास आ गए। फिश्क नाम के आदमी ने आशा को खरी खोटी सुनाते हुए गोली मार दी। फिर वो ग्रे के पास आ गया और उसकी गर्दन पे भी गोली उतार दी। ग्रे तड़प रहा था। आशा मर चुकी थी। फिशक कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है, ये सब हमें आगे जाकर पता लगेगा। काली अंधेरी रात में ग्रे हॉस्पिटल के बिस्तरे पे था। वो जिंदा था पर उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। ग्रे की मॉम पैम को जब खबर मिली, वो भी घर से भागती हुई हॉस्पिटल आ गई। ग्रे को 3 महीने हॉस्पिटल में रखने के बाद आखिरकार घर भेज दिया गया। वो व्हील चेयर पे आ चुका था। पैम ने उसकी दिन रात देखभाल करनी शुरू कर दी। ग्रे अब भी आशा को नहीं भूल पाया। वो उस रात होने वाली घटना के बारे में, जो भी आदमी है उनके बारे में जानना चाहता था। उन कातिलों को सजा दिवाने के लिए उसने एक डिटेक्टिव का भी सहारा ले लिया, जो उसी की तरह ही खुद से काम करने में यकीन रखती थी। कॉटस ने बताया कि उसकी मेहनत जारी है। वो जल्द ही उन मुलजिमों को ढूंढ निकालेगी। कई दिन इसी तरह ही निकल गए। पैम भी अपने पुराने घर जा चुकी थी। ग्रे रोबोटों के बीच अकेला रह गया। अब वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। वो सोचने लगा कि वो अकेला अपाहिज की जिंदगी जीकर क्या करेगा, इसलिए वो खुद को मारने के तरीके ढूंढने लगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन आयरन ग्रे के घर पे आ गया। उसने कहा अगर वो चाहे उसे दोबारा जिंदगी दे सकता है। जो उसने चिप तैयार की थी, अगर उस चिप को ग्रे के अंदर लगा दिया जाए तो उसका बाकी का शरीर चलना फिरना शुरू हो जाएगा। आशा के कातिलों को ढूंढने के लिए वो उसकी बात मान गया, पर आयरन की एक शर्त भी थी कि वो इस ऑपरेशन के बारे में किसी को ना बताए। अगली सुबह ग्रे आयरन के घर पे आ गया। ऑपरेशन की मदद द्वारा चिप को उसकी गर्दन से जोड़ दिया गया। चिप गर्दन के निचले हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती थी। ग्रे चिप की मदद से फिर से चलने फिरने लगा। दरअसल ग्रे का दिमाग चिप को ऑर्डर भेजता था और चिप उस ऑर्डर को फॉलो करती थी। घर पे आकर ग्रे को मालूम हुआ कि वो चिप बोल भी सकती है। उसने अपना नाम स्टैम बताया। जाने कि अब ग्रे के अंदर 2 दिमाग थे, एक ग्रे का था और दूसरा स्टैम का। स्टैम का दिमाग बहुत ही एडवांस लेवल का था। उसने ग्रे की वाइफ को मारने वाले लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। उस रात खींची गई ड्रोन फुटेज द्वारा उसे एक आदमी का एड्रेस मिला, जिसका नाम सर्क था। दरअसल सर्क फिश का भाई है। दोनों एक साथ मिलकर ही सभी काम किया करते थे। ग्रे सर्क की छानबीन करता हुआ उसके घर तक आ गया, ताकि वो उसके साथ साथ बाकी मुलजिमों के बारे में भी पता लगा सके। इसी दौरान सर्क भी अपने घर पे आ चुका था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। टैम ने अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शरक के मुंह को चीर कर मार दिया। ग्रे ने जब शरक की मरी हुई बॉडी देखी, वो खुद को संभाल नहीं पाया। वहाँ से भागता हुआ सीधा अपने घर आ गया। दूसरी ओर डॉक्टर शरक के पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल ले आए। उन्होंने फिर कोटस को बताया कि एक आदमी शहर में जो लोगों के हाथ में हथियार फिट कर रहा है। शरक के मर्डर दौरान उसे जूतों के निशान मिले थे। थोड़ी सी छानबीन के बाद मालूम हो गया कि वो निशान ग्रे के बूटों के थे। ग्रे चल फिर नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसे मुलजिम ठहराना ठीक नहीं था। कोटस ने ठोस सबूत का इंतजाम के लिए उसके घर पे आ गई, पर ग्रे अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ एक बड़ी सी स्पीच सुनाई कि उस कत्ल के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद कोटस वहाँ से चली गई। कोटस के जाते ही स्टैम ने उसे ओल्ड बॉन्स के बारे में बताया। ये ऐसे बियर
बार थी जहाँ पे सर्क अक्सर जाया करता था। दूसरी ओर आयरन लगाई गई चिप को ट्रैक कर सकता था। जब उसे लगे कि पुलिस को किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलने वाला है, वो इस चिप को बंद कर देगा ताकि उसकी कंपनी को किसी तरह का भी नुकसान न हो। ये बात स्टैम को मालूम थी। उसने सारी बात ग्रे को बता दी, पर फिर भी ग्रे कातिलों को ढूंढता हुआ बियर बार तक आ गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात टोलन से हुई। टोलन पैसे लेकर लोगों को मारने का काम किया करता था। टोलन ग्रे को मारने के लिए बाथरूम के अंदर ले गया, पर वो ये नहीं जानता था कि ग्रे के अंदर एक और दिमाग है जो बहुत काफी तेजी से चलता है। मौका पाते ही उसने टोलन को मारना शुरू कर दिया। टोलन अब घायल पड़ा था। मरने से पहले उसने फिशक का नाम बताया, जो कि इन सभी का लीडर है। दूसरी ओर आयरन स्टैम को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। स्टैम ने उसे बताया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जल्द से जल्द जिम्मी के पास जाना होगा। दरअसल जिम्मी एक हैकर है, वो अपनी हैकिंग के द्वारा टोन को आयरन से आजाद करा सकता था। ग्रे भागता हुआ जिम्मी के पास पहुंच गया। जिम्मी ने हैकिंग का इस्तेमाल करते हुए स्टैन को आयरन से आजाद कराना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो रीबूट होना शुरू हो गया। दूसरी ओर फिशक को टोलन के मर्डर के बारे में पता चल चुका था। वो उस बियर बार में आ गया। फिर उसने टोलन की आंखों की मदद से ग्रे के बारे में पता लगा लिया। अब वो ग्रे को ढूंढता हुआ जिम्मी के ठिकाने तक आने लगा। आयरन के साथ एक और आदमी आया था। फिशक अपनी साथी के साथ ग्रे के पास पहुंच चुका था। इसी दौरान हमें मालूम हुआ रिबूट का काम कंप्लीट हो चुका है। ग्रे ने स्टैम की मदद लेते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। फिशक का साथी लगाई गई हाथ वाली बंदूक द्वारा लगातार ग्रे पे फायर करता रहा, पर ग्रे को भी अपनी जिंदगी प्यारी थी। वो जल्द से जल्द वहाँ से भागने लगा। कुछ समय तक भागने के बाद स्टैम ने कहा कि अब वो और नहीं भाग सकते हैं, उन्हें उस आदमी को मारना होगा। आदमी के पास आते ही स्टैम ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया। अब वो व्यक्ति भी मर चुका था। टोलन की मौत के बाद कोटस का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उसे व्हील चेयर कार वहाँ पे मिली थी। वो ग्रे से पूछताछ के लिए उसके घर तक आ गई। फिर उसने ग्रे को कहा कि यही मौका है, जो भी सच्चाई है वो उसे बता दे। ग्रे उसे सच्चाई बताना नहीं चाहता था। कोटस ने भी मौका संभालते हुए तोहफे के अंदर एक माइक लगा दिया। कुछ समय तक बात करने के बाद आखिरकार वो बाहर आ गई। कार के अंदर बैठ के उसने ग्रे की बातों को सुनना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे स्टैम के बारे में पता चला। स्टैम आयरन से आजाद होने के बाद कुछ भी कर सकता था। अब वो जल्द से जल्द फिशक को मारना चाहता था। उसे मालूम था अगर वो फिशक को नहीं मारे तो एक दिन फिशक उसे जरूर मार देगा, जिसकी वजह से उसने ग्रे को कार निकालने को कहा। अब वो फिशक को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़े। कोटस भी लगातार ग्रे का पीछा करती जा रही थी। एक बार स्टैम ने फिर से अपना दिमाग लगाया और एक इलेक्ट्रॉनिक कार की मदद के दौरान कोटस को घायल करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। अब ग्रे फिशक के घर तक पहुँच चुका था। उसने फिशक पे गन तानते हुए सारी बातें बताने को कहा। फिशक ने बताया कि इस सब के पीछे उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। हमेशा ऊपर से ऑर्डर आया करते थे, वो सिर्फ उन ऑर्डरों को फॉलो किया करता था। तभी हमें मालूम हुआ कि फिशक को रोबोटों से बहुत लगाव है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज एक रोबोट और इस दुनिया में बढ़ चुका था। इसके कारण अब वो ग्रे को नहीं मारना चाहता था। दरअसल इस सब के पीछे आयरन का हाथ था। वो ये सारे काम वही कर रहा था। उसने ही सभी लोगों के हाथों में गन लगानी शुरू कर दी थी। वो हमेशा ही इस काम के लिए अपाहिज सोल्जरों को ढूंढा करता था, जिन्हें घायल होने के बाद रिटायर कर दिया गया हो। इस रिटायर अफसरों में शर्क, टोलन और फिशक शामिल थे। इन सभी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ग्रे पे एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जिसकी वजह से ही उसने ग्रे और आशा का एक्सीडेंट करवा दिया। फिशक ने आशा को इसलिए मार दिया ताकि अगली बार घायल हुए सोल्जर सीधे मदद के लिए आयरन के पास आया करें। ये सारी बातें सुन के ग्रे अपना होश गवा बैठा। उसने तुरंत फिशक को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, पर फिशक उससे काफी तेज था। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार ग्रे हार गया। अब स्टैम भी परेशानी में आ चुका था, क्या करे। ग्रे ने अपना एक बार फिर से दिमाग लगाकर फिशक को उलझा लिया और उसे नीचे पटक के मार दिया। अब वो आयरन को मारने के लिए उसके घर तक आ गया। कोटस को भी सारी बातों के बारे में मालूम हो चुका था। वो भी उसे ढूंढती हुई आयरन के घर तक आ गई। कोटस ने अंदर आते ही ग्रे पे गन तान दी और उसे नीचे लेटने को कहा, पर उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ग्रे के अंदर एक और आग है जिसका नाम स्टैम है। वो जो चाहे वो कर सकता है। इसी दौरान हमें मालूम हुआ स्टैम ग्रे की बॉडी पे हावी होता जा रहा था। उसने कोटेस को मारना शुरू कर दिया। ग्रे के लाख मना करने के बाद भी स्टैम नहीं मान रहा था। आखिरकार कोटेस किसी तरह ग्रे को बेहोश करने में कामयाब हो गई। तभी आयरन ने ग्रे पे गन तानते हुए कहा कि उसके पीछे इसका कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि उसने तो अपनी कंपनी कई साल पहले ही बंद कर दी थी। इस कंपनी को तो स्टैम चला रहा था। स्टैम को नए शरीर की जरूरत थी। वो शरीर उसने ग्रे का ढूंढा, जिसकी वजह से उसने ग्रे और आशा का एक्सीडेंट भी करा दिया। एक्सीडेंट होने के बाद वो पैरालाइज हो गया। शरीर को दोबारा से चालू करने के लिए स्टोन को उसके अंदर फिट ही करना पड़ा। मतलब कि विलन कोई और नहीं स्टोन ही था। वही सभी लोगों के हाथों के अंदर हथियार फिट कर रहा था और आशा और ग्रे की इस हालत के पीछे भी उसका ही हाथ था। अब ग्रे ने स्टोन से पूछा अगर इस सब के पीछे उसका ही हाथ है तो उसे मुलजिम तक पहुंचाने के लिए उसकी मदद क्यों की। स्टोन ने बताया कि जिन आदमियों का वो इस्तेमाल कर रहा था वो गलतियों पे गलती करते आ रहे थे, जिसकी वजह से वो सामने आकर उन लोगों को मारना चाहता था। अब वो आयरन को भी मारना चाहता है, क्योंकि आयरन ही ऐसा आदमी
नहीं है जो एक और स्टोन बना सकता है। स्टोन नहीं चाहता था कि उसकी तरह एक और रोबोट पैदा हो, इस वजह से उसने आयरन को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो आयरन को मार चुका था। अब सिर्फ कोटस की बारी थी। वो कोटस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। ग्रे ने उसे रोका कि वो ये सब काम बंद कर दे, पर स्टैम भी उसकी बात मानने वाला नहीं था। इस तरह करते हुए उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस ज्यादा होने के कारण ग्रे का दिमाग फट गया। जब उसे होश आया वो कई साल पीछे बेड पे पड़ा था। उनका तो छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था। आशा अब भी जिंदा थी। दूसरी तरफ स्टैम ने पूरी तरह ही ग्रे के शरीर पे काबू कर लिया था। वो दूसरी दुनिया में था। कोटस अब भी उसके सामने थी। उसने अपनी गन से गोली चला के कोटस को मार दिया। इस तरफ ग्रे अपनी लाइफ में खुश था तो दूसरी ओर स्टैम रॉबर्ट की तरह चलता हुआ आयरन के कमरे में आ गया। इसी दौरान ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना